बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेडिकल स्पेशलिस्ट, पीएचडी डॉक्टर्स, तलबा और तालबात, अस्सलामु अलैकुम। काफ़ी गुफ्तगू की गई इस पे एक्सपर्टीज़ ने, जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है मुझे, क्योंकि अगर उसका जवाब ना दिया गया तो उन एक्सपर्टीज़ के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और अगर नाइंसाफ़ी होगी तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली होम्योपैथी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, मुझे यहाँ पर किसी भी तरीक़े इलाज को प्रोटेक्ट नहीं करना है, ना मैं प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं हर उस मेडिकल साइंस के शोबे की बात करूँगा जिससे मरीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, और हम सबका जो मुतफ़क्का मिशन है वो किसी भी तरीक़े इलाज का हो, उसमें जो बुनियादी और जो उसूली बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ को शफ़ायाबी करना है। और यही बात तमाम तरीक़े इलाज के लिए मुक़द्दम थी, है और रहेगी। जो आज का मेरा टॉपिक है कि होम्योपैथी में रिसर्च या होम्योपैथिक जो है ए एनलाइटेंड साइंस, सर बड़ा मुश्किल टॉपिक है ये, और मैं नहीं समझता कि आज से पहले, महफ़िल छोटी है लेकिन जो लोग यहाँ पर बड़े हैं उनकी काबिलियत को मैं सलाम करता हूँ, और इस छोटे से कारवां से इंशाअल्लाह ताला ये कारवां बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बदल जाएगा। इस रिसर्च के हवाले से कराची के अंदर कभी भी होम्योपैथी को रिसर्च के साथ अटैच करके तबसरा, तकरीर, बात, लेक्चर्स या मोटिवेशनल पॉजिटिविटी नहीं दी गई होम्योपैथी की तरफ से। और जिसका जो हाल है होम्योपैथी का वो हम सब के सामने है कि जो बेहाल माजी में और मौजूदा इसका किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए मुझे आप सब की मुतफ़क्का ज़रूरत है अपने तजर्बे की रोशनी में। लेकिन मैं बहुत छोटा सा एक होम्योपैथ हूँ, और इसीलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है कि आप अपनी सजेशंस दें, आप अपनी राय दें कि इस रिसर्च को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, और इस रिसर्च को वाकई रिसर्च का नाम देकर रिसर्च किया जाए कि होम्योपैथी में भी अब रिसर्च हो रही है, ताकि रिसर्च वालों को ये पता चले कि हमारे यहाँ भी रिसर्च होती है। तो ये एक इनकलाबी तब्दीली होगी कि होम्योपैथी और रिसर्च, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं, क्योंकि होम्योपैथी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जोड़ी नहीं जाती हैं, रिश्ते नहीं किए जाते हैं, बड़ा तज़ाद खड़ा हो जाता है, बड़े तनकीद का सामना स्पेशली मुझे बहुत करना पड़ता है, क्योंकि मेरे अतराफ़ के अंदर जितने भी हैं, मेरे जितने भी कुलीग्स हैं, उन सब का ताल्लुक़ जो है वो MBBS से है या मेडिकल साइंस से है या मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट से है। तो बहुत लड़ता रहता हूँ मैं उनके साथ, बड़ी बहस व मुबाहिसा रहती हो। देखिए, आज हमें एक फ़ैसला करना है। मैं तमाम होम्योपैथ्स के अब हवाले से बात कर रहा हूँ कि आज हमें एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला करना है, और फ़ैसला ये करना है कि जो हमारे पास डिस्प्यूटेड फैक्टर्स हैं उन पर हमें पहले एक होना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है जिसमें हम आज तक एक ही नहीं है, मुत्तहद ही नहीं है। डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब की एक बात को बड़ा इंडोर्स कर देता हूं मैं कि इन्होंने कहा कि जो दवाएं आज से एग्जैक्ट, मैं आपको टाइम पीरियड बता देता हूं कि जो दवाएं आज से ठीक 227 साल पहले, यानी 1796 और 2023, एग्जैक्ट 227 साल हो रहे हैं इस होम्योपैथी को पैदा हुए हुए, इर्तकाई तब्दीलियां आ गई हैं। प्रोफेसर साहिबा ने भी एक बात की, और उनसे पहले एक बच्ची ने इस पर तकरीर की टाइफाइड के ऊपर, और उन्होंने उसका सन भी कोट किया
तो जब 1796 था तो उस वक्त तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफोसा वो तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो हैनीमन ने कैसे इलाज किया? अब सवाल ये पैदा होता है, भाई उसने भी तो सिम्प्टोमेटोलॉजी को ही देखा ना, हालांकि वो खुद एमडी डॉक्टर थे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और उस ज़माने में पैरासाइटोलॉजी नापेद थी। अगर मैं 1796 की बात करूं तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक इनकलाबी नॉलेज नहीं थी पैरासाइटोलॉजी की या किसी भी लॉजी की। 18th सेंचुरी के अंदर जब साल्मोनेला टाइफोसा डायग्नोज हुआ तो उससे पहले ट्रीटमेंट डॉक्टर हैनीमन ने कैसे किया? क्या सिम्प्टोमेटिक किया, ट्रीट्स द पेशेंट किया, या ट्रीट्स द डिजीज किया, या कॉन्स्टिट्यूशनल किया, या साइड ऑफ द बॉडी किया, या फिजिकल अपीयरेंस को सामने रखते हुए किया, या मॉडलिटीज के ऊपर किया, या सिर्फ 3 रेड लाइन सिम्टम्स पर किया उन्होंने, या अपने तजर्बे को सामने रखते हुए किया? ये सारे सवालात के जवाब 1796 में आज कौन देगा? और जहन में ये रखें कि ही वॉज एलोपैथ डॉक्टर, यानी एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री उनके पास थी। इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे सिलसिला चल रहा है। जो हम रिसर्च की बात करते हैं कि सर सबसे पहली तो बात यह है कि अगर हम अपने फ़िलासफ़ी को, सबसे पहले हम अपनी फ़िलासफ़ी को लें जिसको हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जो कि डॉक्टर हैनीमन ने 1810 के अंदर लिखी, और उसके एफोरिज्म 1 से लेके 291 तक हैं। किसी भी एफोरिज्म 1 to 291 जो लॉज हैं होम्योपैथी के, उसमें कहीं भी हैनीमन ये नहीं फरमाते, ये नहीं कहते, ये नहीं लिखते कि आपने किसी भी पैथोलॉजिकल एविडेंसेस को सामने रख के टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे इलाज करना है। किसी भी एफोरिज्म के अंदर नहीं है। डॉक्टर हैनीमन की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की किताब की मैं रेफरेंसेस आपको कोड कर रहा हूं। एक एफोरिज्म जो कि 11 से लेके 16 तक है, उसमें सिर्फ वो ये लिखते हैं कि मॉर्बिड आप हेल्प ले सकते हैं, जो इस बात की कंफर्मेशन नहीं होती है कि आपने जदीद इन्वेस्टिगेशन से, यानी पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने मेडिकल किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस, कंफर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन करनी है। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि अस्तगफिरुल्लाह, कोई कुरान की आयत तो नहीं है कि जो तब्दील नहीं की जा सकती है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 1810 के अंदर जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने लिखी, भाई पूरी इस कायनात के अंदर सिर्फ एक होली कुरान ऐसी किताब है जिसकी आयत को कभी भी तब्दील नहीं होगा, ना थी, ना है और ना होगी। बाकी तमाम दुनिया की जितनी भी कुतुब हैं, उनके लॉज, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस, उनके प्रिंसिपल्स में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी, है और रहेगी। हम क्यों लकीर के फ़कीर बन गए होम्योपैथ? वाइटल फोर्स, मैं तो नहीं कह रहा कि गलत है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आइए मिलके इस पर रिसर्च करें ना। हम रिसर्च क्यों नहीं करते वाइटल फोर्स पे? रिसर्च ना करने की वजह से दूसरे तरीके इलाज के लोग शदीद तनकीद करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि भाई कभी रू कह देते हैं आप उन्हें, कभी सल्चर कह देते हैं आप उसे, कभी कहते हैं एक ऐसी ताकत है जो आपके जिस्म को मुतवाज़न किए हुए है, वो कम हो जाएगी तो मलेरिया हो जाएगा, वो कम हो जाएगी तो टाइफाइड हो जाएगा, वो कम हो जाएगी तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, वो कम हो जाएगी तो वगैरह वगैरह। तो आइए इस पे हम मिलके वाइटल फोर्स पे रिसर्च करते हैं। हम देखें तो सही, कहाँ है साइंटिफिकली प्रूफ? तो वाइटल फोर्स की कोई भी नहीं है। वर्बली तो बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, मैं घंटों कह दूंगा, लेकिन अगर आप में से, सामीन में से किसी ने भी मुझसे ये पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कोई साइंटिफिकली तो एक बात कर दीजिए केमिस्ट्री या फिजिक्स के हवाले से, तो शायद मैं जवाब ना दे सकूं, इसलिए कि साइंटिफिकली इसका इलाज मौजूद नहीं है।
रिसर्च की। देखिए अब मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, कि हमें रिसर्च कहाँ कहाँ करनी है। अच्छा जी, अब हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल है 5 उसूलों में, कि ट्रीट्स द सिम्टम्स नॉट द डिजीज़। कि जी आपने पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर बात करनी है। ये दूसरा उसूल है ना होम्योपैथी के 5 जो बेसिक प्रिंसिपल्स, उसमें से दूसरा उसूल ये है। चले ठीक है, मान भी लेते हैं। मैं आपको यहां पे चंद ऐसे मिसालें देता हूं एसिम्प्टोमेटिक डिजीज की जिसमें सिम्टम ही नहीं होते। तो दैट टाइम हाउ टू मैनेज द होम्योपैथ ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजीज। लियोकोडर्मा, एक सिम्टम्स नहीं होते उसमें, सिर्फ साइंस होती है। हाउ टू ट्रीट द होम्योपैथ ऑफ ए लियोकोडर्मा पेशेंट, एक भी सिम्टम्स नहीं है, कैसे करेंगे? अतीक अंसारी बताएगा कैसे करेंगे। सर फॉलिंग ऑफ हेयर, बाल गिर रहे हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है, कैसे करेंगे? कैटरैक्ट, ब्लड विजन, कुछ नहीं है। सर ब्लड विजन की जरूरत तो नहीं कि वो कैटरैक्ट हो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं उसको, वो कैसे करेंगे आप? एक डिजीज होती है मस्कुलर डिजीज होती है जिसके अंदर मसल्स जो हैं वो ढीले होने शुरू हो जाते हैं, सिम्टमलेस, एसिम्प्टोमेटिक। वहां होम्योपैथ क्या करेगा? बताने का मकसद ये नहीं है कि हम ट्रीट नहीं कर सकते, बताने का मकसद ये है कि हम बेहतरी लेकर आए। मेडिसिन हमारी सिम्टम्स के पीछे भाग रहे हैं हम, बिल्कुल भागे, मैंने मना नहीं कर रहा, बिल्कुल ट्रेस दैट सिम्टम्स करें आप। सर कराची में कितने सिम्टोलॉजिस्ट हैं, कोई बताएगा मुझे? मैं चलूंगा उसके पास सीखने के लिए। कराची में मुझे कोई एक सिम्टोलॉजिस्ट बता दें जो अपने लेटर पैड के ऊपर या अपने विजिटिंग कार्ड पर लिखता है कि आई एम द मोस्ट सीनियर सिम्टोलॉजिस्ट ऑफ होम्योपैथी। हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं 1796 से, 227 साल से। कराची में कितने पैदा हुए हैं होम्योपैथ जो सिम्टोलॉजिस्ट हैं? 100 सिम्टम्स की एक दवा बता दें और एक दवा की 500 सिम्टम्स बता दें कंपैरेटिवली। मुझे बताइए, मैं जाऊंगा सबसे पहले शागिर्दी की इख्तियार करूंगा उसकी, भैया मुझे सिखाएं आप, मैंने भी लकीर का फ़कीर बनना है। देखिए अगर हम जो हमारा जुमला है कि होम्योपैथ ट्रीट्स द सिम्टम्स नॉट द डिजीज, भाई इसको थोड़ा सा वहीं रहने दें, इसको थोड़ा ऐड कर दें कि ट्रीट्स द सिम्टम्स विद डिजीज। अगर आपने इस जुमले को आज से अपना लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपसे बेहतरीन होम्योपैथ कोई नहीं होगा कि ट्रीट्स द सिम्टम्स विद डिजीज। हम क्यों लकीर के फकीर बने हुए हैं? चुश्ती साहब ने अभी एक बहुत अच्छी मिसाल दी कि सर वो मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ गया और वो इस कदर नाराज हुआ 15 मिनट के अंदर। सर ये नाराजगी हम 75 साल से भुगत रहे हैं। अब तो पेशेंट बोलता है होम्योपैथ और मेडिकल रिपोर्ट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इनके पास क्या है, ये क्या पढ़ते कहाँ हैं ये? इनके पास तो थर्मोमीटर नहीं होता, इनको तो थर्मोमीटर रखने पे एतराज़ है। ये आप डॉक्टर साहब आपके पास थर्मोमीटर भी होता है, ये क्या करते हैं भाई इसका? अच्छा ये बीपी अपरेटस स्फेग्मोमोनोमीटर भी रखते हैं आप? अच्छा ये चेक करना आता है आपको? ये आप कैसे चेक करते हैं? आपको डायस्टोल सिस्टोल के बारे में तो पता ही नहीं है। और जब हम डायस्टोल और सिस्टोल की बात करते हैं तो फिर डिजीज आ गई, ब्लड के सर्कुलेशन के 2 टाइप आ गई आपके पास। और फिर जब हम ये कहते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि हम ये कहते हैं कि जी आपको सर्दी का बुखार है, यकीनन मलेरिया होगा। अच्छा वो फतवे दे रहा है बगैर टेस्ट के, सर्दी है होना ही मलेरिया, आपने ये दवा ले लें, एंटी मलेरियल वो दवा दे रहा है। भाई अगर आप टेस्ट करा लें उसका तो आप ही को फ़ायदा होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो आपके मरीज़ को होगा। गुडविल आपकी बनेगी कि यार ये बड़ा अच्छा होम्योपैथ है जो टेस्ट भी लिख के दे रहा है और पढ़ भी रहा है ये। लेकिन बात वही है कि भाई टेस्ट लिख के कौन देगा? एमपी अगर आप लिख भी दे देंगे तो भाई उसका जो अगर उसकी रिपोर्ट आ गई तो आप उसको हाउ टू रीड, अब रीड कैसे करेंगे? या एमपी आईसीटी आपने करा दिया तो वो तो बस मुश्किल ही हो जाएगा कि अब ये आईसीटी क्या चीज़ है भाई, ये तो लिखा ही नहीं जा रहा, तो पढ़ेंगे कैसे आप उसको? तो हम ट्रीट्स द सिम्टम्स विद डिजीज अगर कर लें तो बेहतरीन हो गए हम।
इनके साथ ही खड़े हो गए अब तो, क्योंकि ये सिम्टोलॉजिस्ट नहीं है। एलोपैथ ही इज नॉट सिम्टोलॉजिस्ट, ही इज पैथोलॉजिस्ट। ये डायग्नोसिस का मास्टर है और वो मजबूर है, वो टेस्ट किए बगैर वो डायग्नोज ही नहीं कर पाता है। हमारे पास तो सिम्टम्स की जो थेरेपी मौजूद है, हम सिम्टम्स से 80 से 90% डिजीज़ को रीड कर लेते हैं और कंफर्म करते हैं, लेकिन उसकी 100% कंफर्मेशन करने के लिए हम डिफरेंट पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जो है वो हम कराते हैं। सर देखिए, बात यह है कि ठीक है, वो उन्होंने बहुत रिसर्च की है, हमने तो रिसर्च का तो आर भी नहीं है ना हमारे पास। हम तो आज 75 साल के बाद एक कदम लेकर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कितने मुझे पत्थर पड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि यार अतीक अंसारी तुम तो डिजीज़ की बात कर रहे हो होम्योपैथिक में। मैंने कहा मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दो भाई, मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दो, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। मैं तो ये करूँगा, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मैं तो ये इल्म फैलाऊँगा। अब लाइसेंस मेरा कैंसिल कर दें, बात ही ख़त्म हो गई। मैं फिर भी आऊँगा, उससे ज़्यादा अब जोश से आऊँगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब हम होम्योपैथी के हवाले से आ रहे हैं। एक तो ये कि ट्रीट द सिम्टम्स नॉट द विद द डिजीज़ को हम कर लें तो मसला ही हमारा हल हो जाएगा। हम अपनी मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा बातें सुनते हैं, तनकीद का सामना करना पड़ता है हमें। यार मेडिसिन आपकी क्या है, कोई डोज नहीं है उसकी, पोटेंसी रिलायबल नहीं है आपकी, सालों साल से मरीज़ दवाएं खा रहा है, 2-2 साल से, 3-3 साल के। अब तो वो इतना मैच्योर्ड हो गया है, वो माइंड बना के आता है कि डॉक्टर साहब जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा ना फिर आऊँगा आपके पास इलाज कराने, क्योंकि हर चीज़ मेरी रिटायर्ड हो गई है। कोई हमारे पास इसका कॉन्सेप्शन नहीं है कि किस पोटेंसी में, किस मिक़दार में, किस दौरानिये के साथ, कितने दिनों के लिए, कब कब, कैसे कैसे देनी है। वो तो हम एक नौकरानी रख लेते हैं कि भैया 2-2 घंटे 2-2 घंटे एक सादी, एक क्रॉस वाली 5 गोलियां, 3 गोलियां, मीठी गोलियां से तो निकलते ही नहीं हम। सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हमें क्वांटिटी ऑफ ड्रग, इस पर रिसर्च की ज़रूरत है कि एक्चुअली जो मेडिसिन की क्वांटिटी है वो कितनी नीड है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू एज। देखिए, एक किताब बड़ी मशहूर है डॉक्टर डोरोथी शेफर्ड की, जो अमेरिकन एक लेडी डॉक्टर है, जिसने किताब का नाम है कि ए मैजिक डोज, ए मिनिमम मैजिक डोज ऑफ होम्योपैथी। सर ठीक है, बिल्कुल मान लेते हैं, मिनिमम डोज मानता हूं मैं, हैनिमन भी यही कहते हैं। लेकिन अब इसमें सवाल पैदा ये होता है कि मिनिमम डोज की क्वांटिटी को हाउ टू सेलेक्ट। क्या जो 1 दिन का बच्चा है उसकी भी क्वांटिटी 1 ड्रॉप होगी, और जो 100 ईयर्स का जो एक एडल्ट मेल है या फीमेल है उसकी भी क्या 1 ड्रॉप होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पर इसकी सिलेक्शन कैसे करेंगे? कितने दिन के लिए देनी है, किस पोटेंसी में देनी है, 2-2 घंटे पे देनी है, 4 घंटे पे देनी है, 6 घंटे पे देनी है, आधे घंटे पे देनी है, 12-12 घंटे पे देनी है, कुछ नहीं पता हमें। महीनों से मेडिसिन मरीज़ खा रहा है, वो ठीक भी हो रहा है, रिकरेंस भी हो रही है उसके अंदर, आता रहा जा रहा है। कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ, डॉक्टर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो गया। ये बातें भी सुनने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए, आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मुझे जो फ़ायदा होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है। एक ये बहुत बड़ा मसला जो कि हाईली रिसर्च रिक्वायर्ड है, शदीद तनकीद हमारे पे बनती है। अच्छा, अब मिनिमम डोज की जो बात है, इस पर बड़ी रिसर्च मैंने की है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक कतरे को एक बाल्टी में डाल दें और उससे 2-2 चमचे निकाल के दें, तो क्या हाई ग्रेड फीवर जो है वो ठीक हो जाएगा? बेलाडोना की मिसाल के तौर पे। अजीब सा सवाल है, जवाब नहीं है इसका। ये और अगर बढ़ें कि हम अपने बिल्कुल वाटर टैंक के अंदर बेलाडोना की 2 बूंदें डाल दें 1 ml की, तो मिनिमम डोज ज़बरदस्त होगी, क्योंकि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और मेडिसिनल पावर जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि अरेबियन सी में चलते हैं, वहाँ 2 ड्रॉप डाल के मैं आ जाता हूँ, हर कोई 2-2 भाई बाल्टी निकाल के ले जाना है यहाँ से, उसकी पावर और बढ़ जाएगी। अगर मिनिमम डोज की हम बात करते हैं होम्योपैथी के हवाले से, तो सर बात यह है मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल के, हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट द क्वांटिटी
ऑफ ए मेडिसिन, आप कैसे उसको करेंगे? वेरिएटेड है हर एक पे, वो पोटेंसीज वेरिएटेड हैं। एक बेलेडोना जिस पे काम कर रही है वो दूसरे पे काम नहीं कर रही है। इस पे रिसर्च की ज़रूरत है कि इफ़ दी सिंगल रेमेडी फेल्स, अगर एक सिंगल रेमेडी फेल होती है तो उसकी रीजंस क्या है बिहाइंड, इन्हें उसके फार्मास्यूटिकल एस्पेक्ट्स क्या है, फार्माकोग्नेसी क्या है, उसकी फार्माकोलॉजिकल क्या है, उसकी फिजिकल क्या है, उसकी केमिकल क्या है, क्यों फेल कर रही है वो, इस पे बहुत ज़रूरत है, जिस पे किसी ने काम ही नहीं किया। बेइंतहा किताबें लिखी हुई हैं, मैंने बेइंतहा किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन जो सर्टेनिटी जो साइंटिफिकली जो प्रूव्ड है एज ए केमिस्ट्री, मुझे तो अभी तक कोई किताब नहीं मिली। अगर आप लोगों की नॉलेज में कोई किताब है तो मुझे ज़रूर बताइए, आज ही ख़रीदूँगा और पढ़ूँगा। फिजियोलॉजिकल डोजेज बहुत कम है, कुछ किताबें हैं जिसकी फिजियोलॉजिकल डोजेज जो है वो मौजूद है। आज तक ये फैसला हम नहीं कर सके कि होम्योपैथिक दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते। 1796 से ये मसला चला आ रहा है, 227 साल हो गए आज तक, जितनी मुंह उतनी ही बातें। प्रूव्ड कौन करेगा? हम इसको मुख्तलिफ तरह से कान पकड़ लेते हैं। कभी होम्योपैथिक एग्रीवेशन का नाम देके, सुनते जाए, तवज्जो की बात कर रहा हूँ, कभी होम्योपैथिक एग्रीवेशन का नाम देके, कभी होम्योपैथिक मेडिसिन के एग्रीवेशन का नाम देके। यार सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते भाई साइड इफ़ेक्ट है, बेलेडोना दी, फीवर उतर गया, कोलिक पेन शुरू हो गया। क्यों नहीं मानते हो? क्यों नहीं कहते? घुमा फिरा के बात करते हैं होम्योपैथिक एग्रीवेशन, होम्योपैथिक मेडिसिन एग्रीवेशन। सर एग्रीवेशन के मायने क्या हैं? बढ़ना, इंक्रीज, वर्स, इस पर भी थोड़ा सा बात करूंगा। फिर सर होम्योपैथिक हाई पोटेंसी में ना दें आप, क्यों भाई, क्या हो जाएगा? नहीं सर ख़तरनाक दवा है ये। सर पहले तो आपने ये चर्चा किया हुआ 75 साल से कि होम्योपैथिक अगर फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। यानी ये वो एक जुमला है जो कि इंसान के डीएनए में घुस गया है, आरएनए में घुस गया है, सेल के न्यूक्लियस में मुंजमद हो गया है। शायद मैं निकल जाऊं, ये मफरूज़ा नहीं निकलेगा। इस पर शदीद रिसर्च की ज़रूरत है। होम्योपैथिक दवाएं देर से असर करती हैं, कभी जल्दी असर कर जाती हैं, कुछ पता ही नहीं है। अनसर्टेनिटी है होम्योपैथिक मेडिसिन की। आप ये किसी भी दवा के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये आपको 1 घंटे में रिजल्ट देगी, नेवर। अगर कोई है तो मैं भी आपसे पूछूंगा, मुझे बताएं आप। कोई ऐसी हमारी दवा नहीं है जो आप ये कह दें कि जी आधे घंटे में ये रिजल्ट देगी। हो सकता है कि उस मरीज़ पर रिजल्ट दे दे, दूसरे तीसरे पांचवें पे ना दे, तो ये तो हमारा फेलियर है ना, ये हमारा फेलियर है। तो बात सिर्फ ये है कि ये बहुत बेसिक्स मैंने बात आपको बताएंगे जिस पे हमें सबसे पहले रिसर्च की ज़रूरत है। और रिसर्च के साथ साथ मैं अभी किसी भी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस की बात आपसे नहीं कर रहा, मैं किसी भी अभी मेडिकल टेस्ट की बात नहीं कर रहा। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी मलेरिया पे वो बात कर रही थी, हम मलेरिया से बहुत पीछे हैं। मैं सिर्फ इनकी एक बात को एंडोर्स ज़रूर कर दूंगा आप लोगों के लिए कि एवरी चिल फीवर इज़ नॉट मलेरियल फीवर। अगर आपने ये अपने जहन में इस जुमले को बिठा दिया तो कुछ बात बन जाएगी। मैं अभी उनकी स्पेसीज की तरफ नहीं जा रहा कि जो उन्होंने 5 टाइप्स की मलेरिया को बताया। जब मलेरिया की बात हो रही है तो इसमें एक जुमला और ऐड कर दूंगा और एक धमाका कर दूंगा अभी आपसे कि जिस तरीके से कि 5 टाइप्स के मलेरिया होते हैं, हमारे यहाँ होम्योपैथी के अंदर वो 5 टाइप्स के मलेरियाओं की दवा अलग अलग है। चाहे वो फेल्सीपेरम हो, ओवेल हो, जो भी हो, XYZ, 5 टाइप है ना डॉक्टर, मैंने इंडोर्स कर दूँ उनसे PhD है। 5 टाइप्स की मलेरिया हमारे पास, और हर मलेरिया के जो टाइप्स हैं, स्पेसीज़ हैं, उसकी हमारे पास सिंगल मेडिसिन अलग है। हर जगह एक जगह पे वो अप्लाई नहीं होगी।
अच्छा, क्योंकि मलेरिया की सबसे बड़ी सिम्टम ये होती है कि वो इंटरमिटेंट फीवर होता है, रिलैप्स करता है, पेरियोडिसिटी है उसके अंदर, है कि एक ख़ास वक्फे से ख़ास वक्फे के बाद ख़ास वक्फे के लिए होता है। तो वहाँ पे आपके पास मेडिसिन्स की चॉइसेस है। अच्छा, ये कंफर्म कैसे हुआ कि विच टाइप ऑफ मलेरिया? फिर वही टेस्ट कराना पड़ेगा। आप सिम्टम से ना तो मलेरिया कंफर्म कर सकते हैं और ना ही उसकी जो स्पेसीज़ है कि इसको किस टाइप का मलेरिया है वो कंफर्म नहीं कर सकते आप। और जब तक कंफर्म नहीं करेंगे उसकी स्पेसीज़ को, मलेरिया जो है वो आपको कॉम्प्लिकेशंस करता रहेगा। एक तो पहले ही हमारे यहाँ है होम्योपैथी में उखाड़ पछाड़, भाई सही कब करेंगे? एक कॉन्सेप्शन होम्योपैथिक में ये भी है, पहले उभारेंगे, उखाड़ेंगे, पछाड़ेंगे, भाई सही कब करेंगे आप? ये भी एक हमारे डीएनए में घुसा हुआ है लोगों के, भाई डॉक्टर साहब खांसी आपने बढ़ाने की नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आप लोगों से करना चाहता हूँ और वो ये है कि देखिए हर डिज़ीज़ का एक पूरा साइकिल है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी डिज़ीज़ का एक पूरा साइकिल होता है और डिज़ीज़ जब तक अपने पूरे साइकिल को कंप्लीट नहीं करेगा वो सबसाइड तो हो सकता है, कंट्रोल तो हो सकता है, मैनेज हो सकता है, लेकिन क्योर नहीं होगा क्योंकि उसका एक साइकिल है। तो हमारे पास क्योंकि नॉलेज की कमी होती है तो हम पेशेंट्स को ये कन्विंस नहीं कर पाते कि देखिए जी ये जो है अभी जो इसका साइकिल है वो बढ़ेगा या उसके अंदर सिम्टम्स आएंगी। वो ये समझता है कि जो हमने होम्योपैथिक मेडिसिन्स दी है उसका जो है ये एग्रेवेशन है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि देखिए डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना, आपने दवा दी थी तो मुझे बुखार रात में नहीं आ रहा था, अब तो मुझे रात में भी बुखार आ रहा है। तो इंक्यूबेशन पीरियड एक ख़ास तौर पे एक पीरियड होता है जिसके अंदर हम ये करते हैं। तो हमें पेशेंट्स को इंक्यूबेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहिए कि देखें ये इतने दिन तक बढ़ेगा। ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है एलोपैथी के अंदर, हिकमत के अंदर, हर्बल के अंदर के वो टाइफाइड फीवर को 3 दिन के अंदर क्योर कर दें। लफ्ज़ क्योर कह रहा हूँ, नॉट मैनेज, नॉट कंट्रोल, इसलिए कि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से लेकर 15 डेज़ के अंदर होता है। जब तक वो जिसको म्यादी बुखार हम उर्दू में कहते हैं वो ख़त्म ही नहीं होगा। सबसाइड, कंट्रोल, प्रेस, कंप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड। तो ये एलोपैथिक करते हैं कि उन्होंने कोई भी एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जो कि बुखार जो है वक्ती तौर पे कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर वो दोबारा रिलैप्स होगा, रिकरेंट होगा, रीएडजस्ट होगा, रीअपेयर्ड होगा। क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि इल्म की कमी है तो हम नहीं पेशेंट्स को कन्विंस कर पाते, मैनेज कर पाते या कुछ इस तरह की बात कर पाते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर मैं एक जुमला ये कहूँ कि जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, जो बिल्कुल प्योर अपनी मेरी प्रैक्टिस है 44 इयर्स की रिसर्च के साथ, स्पेशली मेडिसिन के ऊपर, कि वो मेडिसिन जो आज से 227 साल पहले ऑब्जर्वेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया, वो इम्यून हो रही हैं, रेसिस्ट हो रही हैं, क्योंकि वो जिस ज़माने में उनकी प्रूविंग की गई है हर चीज़ तब्दील हो चुकी है। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा कंसिडर करना है कि बहुत सारी हमारी होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन हैं जो इम्यून हो रही हैं, रेसिस्ट हो रही हैं, और उसका तरीक़ाकार ये है कि हम उनको हाई पोटेंसी के अंदर दें। अब हाई पोटेंसी का एक अजीब सा सिलसिला है कि हमारे जो उस्तादान होम्योपैथी हैं, जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, वो इस कदर स्टूडेंट को डरा देते हैं, धमका देते हैं, खौफज़दा कर देते हैं कि देखो भाई 200 अगर दे दी है, 1 हफ्ते से पहले रिपीट नहीं करना। तो मुताल्लिका उस्ताद से अगर ये पूछा जाए कि भाई अगर रिपीट कर देंगे तो क्या होगा, तो वो लाजवाब हो जाते हैं। इसका भी हमने देखना है कि भाई क्या करना है, इसका कब, कहाँ, कैसे हाई पोटेंसीज को इस्तेमाल किया जाए।
अगर हम मदर टिंचर्स की बात कर लें, एक बड़ी अजीब सी, देखिए तजाद कितना है, हमारे पास दो तजाद आ रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी मिनिमम डोज, होम्योपैथिक की मिनिमम डोज इस्तेमाल कराएं, तो सर मदर टिंचर को क्यों उन 5 कतरे, 8 कतरे, 10 कतरे, मुख्तलिफ जो दुनिया के बड़े बड़े जो होम्योपैथिस्ट डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर विलियम बोरिक तो बहुत सारी किताब, एक उनकी दवा है सैलिक्स नाइग्रा, वो कहते हैं 60 कतरे दो। पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा मदर टिंचर है, वो कहते हैं जी 50 कतरे से स्टार्ट करो। तो सर वो तो डॉक्टर हैनीमैन के प्रिंसिपल्स के खिलाफ चले गए। हैनीमैन तो ये कहते हैं कि मिनिमम डोज, एक बाल्टी पानी में 1 कतरा, उसमें से 2-2 चमचे निकाल के दें आप। सर बड़ा अभाम है इसके अंदर। आज तक हम डोजेज ऑफ मेडिसिन को ही मेंटेन, सस्टेन, कंट्रोल नहीं कर सके, और यही वजह कि जो हमारे स्टूडेंट है वो इतना डिस्टर्ब होता है कि सर जी पोटेंसी आप कभी 30 देते हैं, कभी 200 देते हैं, कभी दोनों मिक्स कर दिया आपने। अभी मैंने पेटेंट की तो बात ही नहीं की है। तो हमें असल में ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारी बेस्ड है हम उससे लेकर चलें, कि जो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हम ख़िलाफ़ जाएँ, नहीं, बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं जाएँ। आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स भी करें, इंडिविजुअलाइजेशंस भी करें, मिनिमम डोज भी करें, आप सिंगल मेडिसिन भी आप दें, बिल्कुल दें। आप मियाज़्म को देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, साइड ऑफ द बॉडी को देखें, मॉडलिटीज़ को देखें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है इस वक्त दौरे जदीद की ज़रूरत है, जिसको हम एनलाइटेंट साइंस कहते हैं। और जब तक आप एनलाइटेंट साइंस होम्योपैथी में लेकर नहीं आएंगे, तो होम्योपैथ तो सारे ही हैं, डॉक्टर इनमें कोई कोई है। तो हमने होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है। होम्योपैथ सारे हैं, जितने कॉलेज से पास करके निकलते हैं वो सारे होम्योपैथ हैं। जिस तरह सारे एलोपैथ डॉक्टर नहीं होते, इसी तरह सारे होम्योपैथ भी डॉक्टर नहीं होते। तो होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को, जो मेडिकल साइंसेस की जो चीज़ें हैं, वो आपको एडॉप्ट करनी पड़ेगी, वरना फिर आपकी जो पैथी का हाल है, पता नहीं इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा क्या। मुझे तो पता नहीं ज़्यादा क्या बुरा हाल है। ये तो बिल्कुल ये गामज़न कब्रिस्तान है। कोई आप कह दें कि जो होम्योपैथ हैं वो बर्जस्ता पूछते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं। होम्योपैथिक बेस के ऊपर लड़के को रिश्ता भी नहीं दे सकते। तो खाओगे क्या भाई, क्लिनिक कहाँ चलेगी तुम्हारी। तो आज ऐसा है, कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर के बेस के ऊपर भी रिश्ते मिल जाएं लड़कों के।